तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। हमारा इतिहास और नागरिक जीवन ये UPSCRT यानी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की बुक है। अगर आप यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो इससे बेहतरीन बुक नहीं है आपको पढ़ने के लिए। इसका मैं संपूर्ण एनालिसिस यानी संपूर्ण निचोड़ आपको दूंगा। डेली चैप्टर वाइज क्लासेज चलेंगी। ये क्लास 6 की बुक है जिसका नाम है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन फर्स्ट। ऐसे हमारा इतिहास और नागरिक जीवन सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा एड टू। क्लास 6 की बुक है। इसमें चैप्टर हमको कौन कौन से पढ़ना है, कैसे पता करें कब क्या हुआ, इतिहास को जानने के स्रोत, पाषाण काल, इसमें हम लोग देखेंगे। बढ़िया चित्रात्मक ढंग से इस क्लास को देखेंगे। और जैसे ही क्लास 6 की आपकी ये बुक समाप्त होगी, इसकी नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, जिसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, तो आप लोग वहाँ से जुड़ भी सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो साथियों, आज की क्लास, जैसा कि आप लोग निरंतर मैसेज कर रहे थे कि सर यूपी टेट पेपर 2 की क्लासेज स्टार्ट करिए, हम लोग सामाजिक विज्ञान की तैयारी कैसे करें और सुपर टेट में हम लोग सामाजिक विज्ञान की तैयारी कहाँ से पढ़ें, तो उसका सबका लगातार आपके निरंतर मैसेज आ रहे थे। तो आज से हम लोग क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा इतिहास और नागरिक जीवन फर्स्ट, जो कि आपकी कक्षा 6 की बुक है। तो आपको पता ही है कि अगर आपको यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी करनी है, यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी करनी है या यूपी TGT की तैयारी करनी है, तो आपको SCRT बुक पढ़ना ही पड़ेगा। कौन सी बुक? SCRT बुक। आपको SCRT बुक पढ़ना ही पड़ेगा। 6 to 8 की SCRT बुक हमको पढ़ना ही पड़ता है। तो हम लोग SCRT 6 to 8 की सीरीज आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको यह जो बुक देख रहे होंगे, ये शिक्षक अधिकार यानी प्राइमरी की कक्षा 6 की बुक है, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। इसमें हम कौन कौन से चैप्टर को कवर करेंगे, कैसे पता करें कब क्या हुआ था, यानी इतिहास जानने के स्रोत के बारे में पहला चैप्टर है। आज के चैप्टर को हम पढ़ेंगे कैसे पता करें कब क्या हुआ था। इसमें टोटल आपको पाषाण काल दिया गया है, नदी घाटी की सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता दी गई है, वैदिक काल दिया गया है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व दिया गया है, 6वां चैप्टर है महाचंबत की ओर, 7वां मौर्य साम्राज्य है, 8वां चैप्टर है आपका मौर्योत्तर काल में भारत की स्थिति और विदेशियों से संपर्क, गुप्त काल है। अगला चैप्टर पुष्यभूत वंश है, राजपूत काल है, दक्षिण भारत 6ठी से 11वीं शताब्दी वाला है। और नागरिक साथ में सभी एक जन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगरीय स्वशासन, जिला प्रशासन, यातायात एवं सुरक्षा, इतने चैप्टर इस बुक में हैं। इन सारे चैप्टर को हम डेली एक एक चैप्टर में कवर करेंगे, क्योंकि अभी आपको पता है भर्ती तो आएगी ही, लेकिन अभी भर्ती आने में आपको लगभग 5 से 6 महीने का समय और लग सकता है। यानी 25 अप्रैल मई तक आपको सबसे पहले आपको यूपी टेट देखने को मिलेगा, और 25 मिड अप्रैल मई जून तक आपको सुपर टेट की भर्ती देखने को मिल सकती है। तो हमको तैयारी में हमारे पास 4 से 5 महीने हैं, तो 5 महीने में हम लोग बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, हम लोग सारी क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं यूपी टेट सुपर टेट की। तो इसमें आपको हम लोग पेपर 2 या हो या जूनियर लेवल सुपर टेट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो जूनियर लेवल में भी आपको इतिहास से प्रश्न, इतिहास भूगोल पढ़ना ही पड़ता है। तो उसमें अगर आप लोग सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको 6 to 8 पढ़ना ही पड़ेगा। तो ऐसे हम लोग इतिहास का भी पढ़ाएंगे, भूगोल का भी पढ़ाएंगे। पर्यावरण की तो चल ही रही है क्लास आपकी, 3 to 8 तक की सारी बुकें प्राइमरी की हम कवर करवाएंगे। यानी प्राइमरी की बुक से जितना भी आपका सिलेबस पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, उन सारे प्रश्नों को हम कवर करेंगे, और ऐसे ही क्लासेज आपकी डेली चलती रहेंगी। तो चलिए फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर आज हम लोग हमारा इतिहास और नागरिक जीवन क्लास कक्षा 6 की प्राइमरी की बुक के पहले चैप्टर को पढ़ने चल रहे हैं, जिसका नाम है इतिहास जानने का स्रोत। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसे इस बुक का पूरा PDF समाप्त होगा, इसका PDF हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। तो कैसे पता करें कब क्या हुआ था, इतिहास जानने का स्रोत पहला चैप्टर है। इसमें पहला पॉइंट बनता है, इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। इतिहास क्या है? इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक अच्छा साधन है। पुरातत्व क्या होता है? अगला पॉइंट बनता है, पुरातत्व क्या होता है? तो प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। यानी प्राचीन काल में जब मानव ने जो प्रयोग किए थे, प्रयोग में जो वस्तुएं प्रयोग में की थी, जैसे निर्मित मंदिरें थी, इमारतें थी आदि के अवशेषों का जब हम लोग अध्ययन करते हैं, इसी को हम लोग पुरातत्व कहलाता है। इनका अध्ययन करने वाला पुरातत्ववेत्ता कहलाता है। क्या कहलाता है?
पुरातत्ववेत्ता कहलाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विभाजन के बारे में हम लोग बात करें तो इतिहासकारों ने इतिहास के अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? इतिहासकारों ने इतिहास के अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें आपका सारा प्राचीन इतिहास भी कवर हो जाएगा। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सारे प्रश्न यहीं से बनते हैं। तो इसके लिए बेफिक्र रहिए। यूपी के लिए तो स्पेशल क्लास है, क्योंकि यूपी की जितनी भी परीक्षाएं होंगी सब यहीं से आपका बनेगा। चलिए, तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व प्राक या ऐतिहासिक काल क्या होता है? तो वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है पूर्व प्राक या ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं हो उसको हम लोग पूर्व प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। चलिए, तो पूर्व प्राक ऐतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल को हम लोग क्या कहते हैं? तो वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं हो पूर्व प्राक ऐतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। क्या कहलाता है? वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है पूर्व प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। और आद्य ऐतिहासिक काल क्या होते हैं? वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त हों किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो वह समय जिसके संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त हो किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल क्या होता है? जिस काल समय के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल को हम लोग क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो पूर्व प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है पूर्व प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। वह समय जिसके लिए संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त हो किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। वहीं जिस काल के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है और उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल को हम लोग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। प्राचीन काल में मानव ने जब लिखना शुरू किया तब उसे कागज का ज्ञान नहीं था। तो प्राचीन काल में जब मानव ने लिखना प्रारंभ किया था तो उस समय कागज का ज्ञान नहीं था। वह अपने लेखों को ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताड़पत्रों पर लिखता था। कभी कभी लेख बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थरों की दीवारें, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों, टुकड़ों पर भी लिखे जाते थे। तो प्राचीन कालों में जब मानव ने लिखना प्रारंभ किया था तो उस समय कागज का ज्ञान नहीं था उनको। तो तब कागज उनको ज्ञान नहीं था तो वह क्या करते थे? वह अपने लेखों को ताड़पत्र पे, भोजपत्र पे या ताम्रपत्रों पर लिखते थे। कभी कभी लेख जो होती थी बड़ी शिलाओं, स्तंभों या पत्थरों की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों या टुकड़ों पर भी लिख देते थे। तो ताड़पत्र क्या होता है? तो ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते को हम क्या कहते हैं? ताड़पत्र कहते हैं। क्या? ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते को ताड़पत्र कहते हैं। भोजपत्र क्या होता है? भुज नामक पेड़ की छाल को हम लोग भोजपत्र कहते हैं। ताम्रपत्र क्या होता है? तांबे के पतले और चपटे टुकड़े को ताम्रपत्र कहते हैं। स्तंभ लेख क्या होता है? पत्थर के खंभों पर लिखे लेख को स्तंभ लेख कहते हैं। शिलालेख क्या होता है? पत्थर की चट्टानों पर लिखे लेख को हम लोग शिलालेख कहते हैं। तो ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते को ताड़पत्र कहते हैं। भुज नामक पेड़ की छाल को भोजपत्र कहते हैं। तांबे के पतले और चपटे टुकड़े को ताम्रपत्र कहते हैं। स्तंभ लेख या पत्थर के खंभों पर लिखे लेख को शिलालेख, पत्थर की चट्टानों पर लिखे को हम लोग शिलालेख बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। आरंभिक लिपियां जो थी चित्रात्मक या पिक्टोग्राफिक दिखाई पड़ती थी। तो आरंभिक लिपियां चित्रात्मक या पिक्टोग्राफिक दिखाई पड़ती हैं, जैसे चीनी लिपि, मिस्र की लिपि, सैंधो लिपि आदि। आप जिसे पढ़ रहे हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं? आज हम जो कुछ पढ़ रहे हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं इसे क्या कहते हैं? हम लोग इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत, यानी पुरातात्विक स्रोत के बारे में देखते हैं। कहाँ कहाँ से हमका पुरातात्विक स्रोत के बारे में पता चलता है? तो सबसे पहला पॉइंट है अभिलेख। तो यह अशोक के रुमिनदेई अभिलेख का अंश है। तो यह अशोक के रुमिनदेई अभिलेख का अंश है जो लुम्बिनी, नेपाल से प्राप्त हुआ था। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। अशोक के अभिलेख जो थे पत्थर पर उत्कीर्ण होने के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत माना गया है। तो अभिलेख की हम लोग बात करें तो यह अशोक के रुमिनदेई अभिलेख का अंश है जो लुम्बिनी, नेपाल से प्राप्त हुआ था। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है
कि लुम्बिनी में उपज का जो 8वां भाग था वह कर के रूप में लिया जाएगा और अशोक के अभिलेख जो थे वह पत्थर पर उत्कीर्ण होने के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत माने गए हैं। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को इस सिक्के पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है, जिसे हम कह सकते हैं कि वह एक अच्छे घुड़सवार थे। तो गुप्त शासक कुमारगुप्त जो थे प्रथम को इस सिक्के पर घुड़सवारी करते हुए दिखाई दिया गया है, जिससे हम कह सकते हैं कि वह एक अच्छे घुड़सवार थे। हड़प्पा कालीन मोहरें मेसोपोटामिया से मिली हैं। इससे ज्ञात हुआ है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार मेसोपोटामिया इराक से होता था। तो हड़प्पा कालीन जो मुहरें थी मेसोपोटामिया से मिली हैं। तो हड़प्पा कालीन मुहरें कहाँ से मिली हैं? मेसोपोटामिया से मिली हैं। इससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार जो था मेसोपोटामिया इराक से होता था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। धौलावीरा क्या होता है? तो हड़प्पा सभ्यता का वह पूरा स्थल गुजरात में स्थित है। यहाँ से हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना, जल निकास प्रबंध आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो धौलावीरा से क्या हुआ था? हड़प्पा सभ्यता का यह पूरा स्थल गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। यहाँ से हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना, जल प्रबंध आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कि यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है? हड़प्पा कालीन नगर निर्माण से योजना, जल निकास प्रबंध आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सारनाथ स्तूप क्या होता है? तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित इस स्तूप धम्मेक स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने कराया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। तो सारनाथ स्तूप क्या है? सारनाथ जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस स्तूप को धम्मेक स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने कराया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। कुछ पुस्तकों के नाम देख लेते हैं जो आपकी प्राइमरी की कक्षा 6 की बुक में दी गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में प्रश्न बन चुका है कई बार। तो चलिए हम उन बुकों को देख लेते हैं। बुकों को देखने के पहले हम लोग इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें धार्मिक साहित्य के बारे में। तो धार्मिक साहित्य में आपका वेद आता है, रामायण एवं महाभारत आता है, जैन एवं बौद्ध साहित्य आता है। क्या क्या आता है? जैन और बौद्ध साहित्य आता है। तो इसमें इसकी बात करें लेखक का नाम, तो लेखक इसके कौन थे? रामायण और महाभारत के लेखक कौन थे? वाल्मीकि एवं वेद व्यास थे ना। तो रामायण एवं महाभारत के लेखक का नाम क्या था? वाल्मीकि एवं वेद व्यास था। काल का विवरण वैदिक कालीन विवरण मिला है। महाकाव्यकालीन समाज के विषय में बताया गया है एवं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थितियों के बारे में दर्शाया गया है। धर्मेतर साहित्य की बात करें तो अर्थशास्त्र हो गया आपका, राजतरंगिणी हो गया। राजतरंगिणी के लेखक का नाम कल्हड़ था और अर्थशास्त्र का कौटिल्य चाणक्य थे। कौन थे? अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य थे, राजतरंगिणी के कल्हड़ थे। और इसमें मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियों के बारे में पता चलता है। और कश्मीर के 11वीं 12वीं शताब्दी इतिहास का वर्णन किया गया है राजतरंगिणी में। चलिए अगला देखते हैं। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत के बारे में बात करें तो इसमें आपकी 2 पुस्तकें बहुत फेमस हैं। इंडिका आपको पेपर में कई बार प्रश्न बन चुका है। इंडिका पुस्तक के लेखक का नाम क्या था? मेगस्थनीज था, जो कि यूनानी राजपूत थे। क्या थे? मेगस्थनीज एक यूनानी राजपूत थे। इन्होंने इंडिका पुस्तक में इनके वृत्तांत के बारे में बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य कालीन समाज की झलक भी बताई गई है। यात्रा विवरण फोक यू की, इसमें भान चीनी आती जो कि गुप्त काल से संबंधित है। यात्रा विवरण सी यू की, जो कि स्वयं ह्वेनसांग चीनी आती थे, जो हर्षवर्धन के शासनकाल का विवरण इसमें मिलता है। इतिहास हमें मानव की संस्कृति, उनके धर्म, उनकी सामाजिक व्यवस्था को जानने और समझने में सहायता करता है। इतिहास का अध्ययन अतीत की घटनाओं से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। तो इतिहास हमें मानव की संस्कृति, उनके धर्म और उनकी सामाजिक व्यवस्था को जानने और समझने में सहायता करता है। इतिहास का अध्ययन ही अतीत की घटनाओं से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। चलिए देखते हैं। इतिहास में कुछ तिथियां थी जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो इतिहास में कुछ तिथियां ईसा पूर्व में होती हैं और कुछ ईसवी में होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा BC देखा होगा और AD देखा होगा, ठीक, बिफोर क्राइस्ट, और अभी एनो डोमनी बिफोर क्राइस्ट। AD की फुल फॉर्म होती है एनो डोमनी और BC की बिफोर क्राइस्ट होती है, ठीक। तो इतिहास में कुछ तिथियां ईसा पूर्व में होती हैं और कुछ ईसवी में होती हैं। ईसा पूर्व का तात्पर्य है ईसा मसीह यानी ईसाई धर्म के प्रवर्तक के जन्म से पहले का समय, और इसे अंग्रेजी में BC अर्थात बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं।
इसी प्रकार ईसवी को अंग्रेजी में एडी लिखा जाता है। एडी लैटिन भाषा के दो शब्द एनो डोमनी से बना हुआ है। एडी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियों में हम ईसवी या एडी का प्रयोग करते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। एडी एनो डोमनी, बीसी बिफोर क्राइस्ट। इतिहास में कुछ तिथियां हैं जिसे हम लोग ईसा पूर्व में होती हैं और कुछ ईसवी में होती हैं। ईसा पूर्व का तात्पर्य ईसा मसीह या ईसाई धर्म के प्रवर्तक के जन्म से पहले के समय के बारे में बताया जाता है और इसे अंग्रेजी में बीसी अर्थात बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं। और इसी प्रकार ईसवी को अंग्रेजी में एडी लिखा जाता है। एडी जो है लैटिन भाषा के दो शब्द एनो डोमनी से बना हुआ है। एडी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियां हम ईसवी या एडी का प्रयोग करते हैं। अभिलेख क्या होते हैं? तो अभिलेख जो होते हैं या पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए लेख होते हैं। तो अभिलेख जो होते हैं या पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए लेख होते हैं। स्तूप क्या होता है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। प्रायः सभी स्तूपों के अंदर एक डिब्बे में महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख और उनके द्वारा प्रयोग में लाई सामग्री, पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते हैं। जो स्तूप जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ टीला होता है। प्रायः सभी स्तूपों के अंदर एक डिब्बे में महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत हो गए, हड्डी हो गई, राख हो गए या उनके द्वारा में लाई गई सामग्रियों, पत्थर तो सिक्के रखे जाते हैं। इसी को हम लोग स्तूप कहते हैं। पूरा स्थल क्या होता है? वह स्थान जहाँ की खुदाई से औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिलते हैं। पाया पूरा स्थल जल स्रोत जैसे नदी, तालाब, झील व समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। तो वह स्थान जहाँ की खुदाई से औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिलते हैं। प्रायः पूरा स्थल जल स्रोत जैसे नदी, तालाब, झील व समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। तो लंदन स्थित जो ब्रिटिश म्यूजियम है विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है। तो आज का चैप्टर यही समाप्त होता है। आज के चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने आज SCERT बुक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन फर्स्ट के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ा, जिसका नाम था कैसे पता करें कब क्या हुआ था, यानी इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में हमने पढ़ा। इस लेसन में जितने भी मेन पॉइंट बनते थे उनको मैंने नोट्स के रूप में आपको पढ़ा दिया। जैसे क्लास 6 की आपकी बुक समाप्त होगी इसकी नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। ऐसे ही आपकी EVS की क्लास चलेगी SCERT 6 to 8 की। जियोग्राफी 6 to 8 SCERT बुक मैं कवर करवा दूंगा। इतिहास 6 to 8 आपकी कवर करवा दूंगा। आप UP टेट पेपर 2 में सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं या आप लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, UP TGT की तैयारी कर रहे हैं, सब में यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि SCERT 6 to 8 से ही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ चैप्टर आपको आसानी से समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको चैप्टर कैसे लगा, तथा आगे और भी कोई आपका फीडबैक हो या आपको आपके कोई डाउट हो या कमेंट में आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, आगे क्लासेज आप और भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग, ताकि हम और भी अच्छा आपके लिए कुछ कर सकें। तो आज के सेशन को मैं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।